तो ओमनिशिएंट ट्रेडर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोक्सा के सामने गॉड ऑफ वाइन मौजूद था, जो बता रहा था कि डोक्सा ने तो उसका पूरा मूड खराब कर दिया। और डोक्सा इतना तो जानता था कि इस तरह से बातचीत करने की कोशिश करना उसमें हाई ग्रेड की कॉन्स्टलेशन से कर सकते थे। और डोक्सा उसे बताता है कि अगर गॉड ऑफ वाइन में इतनी हिम्मत है तो आखिर वह खुद नीचे आकर उससे डायरेक्टली बात क्यों नहीं करता। जिस बात पर गॉड ऑफ वाइन लिखकर बताता है कि उसे वो टेंटिकल वाले राक्षस पसंद नहीं, और यहाँ पर वो टेंटिकल क्रीचर आउटर बीइंग्स की बात कर रहा था जो उसे पल वहाँ पर उन्हें पकड़ने के लिए आ जाएंगे। और साथ ही वो ये भी लिखता है उस टेंटिकल क्रीचर से लड़ना एकदम सर्टेन होगी, और उससे ज्यादा जरूरी अगर वो खुद नीचे उतर कर आया वहाँ पर मौजूद सभी के सभी मारे जाएंगे, जो कि एक्चुअल में सच्ची बात है, क्योंकि सिर्फ एक मेजर ओलंपियन गॉड के नीचे आने से पूरा का पूरा सीओ बर्बाद हो जाएगा। और फिर वो लिखकर बताता है कि उसके पिता ही वो वजह थे जैसे उसकी माँ मारी गई थी। यहाँ पर वो एक्चुअली में अपने पैदा होने के मिथ की बात कर रहा था, और जितना डोक्सा जानता था नोसिस का पिता ज़्यूस था और माँ थे थेबियस की प्रिंसेस सिमेल। और गॉडेस हेरा ज़्यूस और सामुल के रिश्ते से चलती थी। सिमेल की नर्स का रूप लेकर अपने शब्दों का इस्तेमाल कर उनके बीच में भेदभाव ला दिया। सिमेल को बताया कि उसके साथ मौजूद जो ज़्यूस था वो नकली हो सकता था, तो उसे ज़्यूस को पूछना चाहिए उसके सामने असली फॉर्म लेने का। और बेचारी सिमेल ने ऐसा कर भी दिया, और जिस पल ज़्यूस की असली फॉर्म ने उसे छुआ वहीं पर जलकर राख होकर मारी गई। जो सुनकर योसंका बताती है कि जो मैथ उसने सुनी थी वो डोक्सा के वर्जन से थोड़ी अलग थी। जहाँ तक उसने सुना था डायनोसिस की माँ हेबिसिस की प्रेसेस नहीं थी, और जैसा कि योसंका ने बताया था डायनोसिस से जुड़ी हुई एक्चुअली में दो मैथ बहुत ही फेमस थे। एक वर्जन में तो वो बताया गया था कि उसकी माँ सिमेल थे, और दूसरी में बताया गया था डायनोसिस की माँ परसेफोन थी जो हेडिस की वाइफ थी। और डोक्सा भी इससे पूछता है कि आखिर इन दोनों मैथ्स में से डायनोसिस से जुड़ी कौन सी वाली असली थी। इस बात पर डायनोसिस बताता है कि इन फालतू बातों से क्या ही फर्क पड़ता है। इस बात पर डोक्सा बताता है कि वो चाहता है कि दूसरी वाली मिथ सच्ची हो, क्योंकि अगर डायनोसिस में परसेफोन का बच्चा हुआ ये चीज उसके लिए सबसे फायदेदार होगी, क्योंकि उसने जगेमन का शराब पीने का आइडिया सिर्फ इसलिए माना था कि वो डायनोसिस को अपनी तरफ बुला पाए। तो डायनोसिस सच में परसेफोन का बच्चा हुआ तो वो उसे उसके साथ कांटेक्ट में लेकर आ सकता था। और डायनोसिस भी बताता है डोक्सा सच में काफी जिद्दी है, पर उसे जिद्दी इंसान काफी पसंद है। और वो डोक्सा को बताता है कि किसी टाइम में डोक्सा जैसा एक इंसान हुआ करता था जो लायर को काफी अच्छी तरह से बचाता था, पर उस बेचारे का अंत बहुत ही बुरा हुआ था। पर डोक्सा उसे बताता है कि उसका अंत बुरा नहीं होने वाला, जिस बात पर डायनोसिस उसे बताता है कि वो डोक्सा के लिए अंडरवर्ल्ड का रास्ता खोल सकता था। फादर ऑफ रिच नाइट उसे पसंद तो नहीं करते, पर अंडरग्राउंड की गॉडेस की बात मानने की और वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरे से ढक रखी है। ये चांस पक्के नहीं थे कि डोक्सा जिंदा वापस लौट पाएगा। जिस बात पर डोक्सा बताता है कि उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, और उसी पल डायनोसिस उन्हें बताता है कि उसे वो इंसान सच में काफी पसंद है जो किसी चीज को पूरी जिद से करना चाहते हैं। पर डोक्सा को एक बात याद रखनी है, अंदर समय बताने के लिए उसके पास सिर्फ 12 घंटे होंगे, और अगर डोक्सा उस जगह से उससे पहले वापस नहीं लौट पाया तो वो कभी भी उस सिनेरियो में वापस नहीं आ पाएगा, यानी फिर वो बस अंडरग्राउंड में फंसा रह जाएगा। तभी डोक्सा को बहुत ही ज्यादा चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। बेहोश होने से पहले डोक्सा योसंका को बताता है एफर्ट किलियांग और यूजियांग को जगाने के लिए, और फिर वहीं पर वो बेहोश हो गया था। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, एक हिडन सिनेरियो चालू हो चुका था, और कॉन्स्टलेशन गॉड ऑफ वाइन डोक्सा की आत्मा को एक नए रास्ते पर लेकर जा रहा था। वो एक लास्ट बार डोक्सा को बताता है कि वो उम्मीद करता है कि उसे उम्मीद है कि फादर ऑफ रिच नाइट डोक्सा को अच्छा ही समझे, वरना नहीं तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अब डोक्सा अपने आप को एक अलग ही जगह पर महसूस कर पाता है जहाँ पर एक्चुअली में उसके शरीर नहीं बल्कि आत्मा जा रही थी, और उसे ओलंपियंस की आवाजें सुनाई दे रही थी जो बता रहे थे कि डोक्सा वहाँ पर जाकर पक्का पछताने वाला है। और ऐसे तो वो आवाज उसका पूरा दिमाग खराब कर दी थी, पर उसकी एक्सक्लूसिव स्किल फोर्थ वॉल इस चीज के इफेक्ट को बहुत ही ज्यादा दबाकर रोक कर रखती है। और अब डोक्सा एक आत्मा के तौर पर टेकग्राउंड में आ चुका था, और नोटिफिकेशन आ रहा है कि अंडरवर्ल्ड के जजेस ने उसका प्रोसेस महसूस कर लिया था, तो वो जल्दी उसे ढूंढने आते ही होंगे। तभी डोक्सा के मुंह के ऊपर कुछ और आदमी एक अजीब से लिक्विड की बाल्टी पटक कर फेंकते हैं और बातें करने लगते हैं कि एक और नया बंदा मर कर यहाँ पर आ चुका है। और फिर वो डोक्सा को जबरदस्ती उठाने लगते हैं कि वो अपने आप को इस जगह के सीनियर्स मानते थे, और वो उसे पकड़कर अपना रूप झाड़ ही रहे थे। कि डोक्सा यहाँ अपने आसपास की तरफ देखता है कि वो था तो एक अंडरवर्ल्ड, और यहाँ पर भी आत्माओं के तौर पर लोग एकदम मजदूरों की तरह काम करने को लग रखे थे। वो देखता है कि वहाँ पर वो सभी लोग काम कर रहे थे कुछ अजीब सी रोबोट टाइप की चीजों को बनाने के लिए। और जब एक आदमी डोक्सा को जबरदस्ती पकड़ कर हिला रहा था, डोक्सा आसानी से उसका हाथ पकड़कर उसे पूरा घुमाकर फेंक देता है। फिर खुद अपनी सिनेरियो विंडो को खोलकर चेक करता है, देखता है कि उसे एक हिडन सिनेरियो मिला था जहाँ पर इसे इस अंडरग्राउंड के जजेस से बचकर रहना था, टाइम लिमिट में वापस आना था, वरना फेलियर के तौर पर वो वहीं का परमानेंट सदस्य बन जाएगा। पर डोक्सा को ये बात अजीब लगती है कि उसे तो आज ही उनकी रिवर साइड पे होना चाहिए था, तो फिर आखिर वन बाकी कैदियों की साइड पर क्यों आ गया था। कि तभी उनकी तरफ उन्हें कुत्ता कुत्ता कहता कि व्यक्ति बढ़ता आ रहा था जिसकी नजरें उसके सफेद बालों से ढक रखी थी, उनकी तरफ बढ़ता था। वो बता रहा था फालतू कुत्ता, क्या वहाँ पर कुछ मजेदार चल रहा है? तो मैं भी देखना चाहूंगा कि क्या चक्कर है। बस अब उस गंदा
पर काम कर 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 मैं थक चुका हूँ। तभी सभी ये बता करके बावला इंसान है वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो बावला इंसान डोगजा के एकदम करीब आ जाता है और एकदम एक्साइटेड हुआ उससे पूछता है कि डोगजा इसी जगह पर क्या कर रहा है। डोगजा को तो पहले समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा ऐसे बातें क्यों कर रहा था, जैसे कि वो उसे जानता हो। अभी वह सफेद बालों वाला बंदा अपने बालों को उठाता डोगजा से पूछता है, आने की बात है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे कि मेरे जैसा चेहरा तुम्हें कभी भी बोलना नहीं चाहिए था। और डोगजा देख ही पाता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि किम नामबुन था, जो कि डोगजा की वजह से ही मारा गया था। समझ ही पाता है कि सभी मरे हुए व्यक्ति यहाँ पर आएंगे तो बेशक किम नामबुन को भी यहीं पर होना था। और किम नामबुन बताता है कि डोगजा को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अब पुराने रिश्ते से क्या ही फर्क पड़ता था कि वो दोनों ही मर चुके हैं। अब तो न जाने क्यों डोगजा को इज्जत देकर भी बुला रहा था, जबकि डोगजा देख पा रहा था नामबुन का चेहरा अभी भी उतना ही हरामखोर था। टाइम बाद नामबुन डोगजा से बातें करता हुआ उसे वो जगह दिखाने लगता है और डोगजा को अपने सामने वो जीप दिखाता है। तो वहाँ की एंट्रेंस को गार्ड कर रखा था और वो एक बहुत ही भयानक सा कुत्ता था जिसे नरक का कुत्ता कहा जा सकता है। नामबुन बताता है कि जब तक वो सेल डॉग के करीब नहीं जाएगा उसे नहीं काटेगा और ये वाला मॉन्स्टर तो कम से कम भी 4th ग्रेड का होगा और इसके नीचे जो मौजूद है वो इससे भी ज्यादा भयंकर है। और नामबुन एकदम एक्साइटेड होता डोगजा से पूछ रहा था उसे नरक में आकर कैसा लग रहा था। कि डोगजा से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या इस जगह पर कोई और मौजूद था जिसे नामबुन पहले से जानता हो, जिस पर नामबुन बताता है पहले तो कोई नहीं था पर अब डोगजा जरूर था। बात पर अब अपने आसपास देखता डोगजा ध्यान से रियलाइज करता है जितना भी ध्यान से देख ले इस जगह पर किम नामबुन को छोड़कर कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था जिसे वो जानता था, ना ही वो डिजास्टर जिसे उसने मारा था, ना ही सॉन्ग मैन जैसी बाकी स्पीसीज। पर एग्री करता हुआ नामबुन बताता है कि ट्रेन के उस सब में भी जितने भी लोग उसके साथ मरे थे इनमें से वो लोता ही था जो इस जगह पर आया था। यानी हो सकता है ये अंडरवर्ल्ड हजारों अंडरवर्ल्ड में से एक था और बाकी मरे गए लोग अलग अलग अंडरवर्ल्ड्स में मौजूद थे। डोगजा से पूछता है कि क्या नामबुन ने कोई भी जवान सी खूबसूरत लड़की को देखा था जिसके सफेद बाल हो और उसने पोनीटेल की हो और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। बात को सुनकर किम नामबुन बताता है, जोशी बस समझ गया, आप अपनी बंदी को बचाते बचाते मारे गए है ना। देखा आपकी जनरेशन के लोग ऐसे ही हैं। आखिर इस जमाने में प्यार के लिए कौन मरता है कि प्यार बेवफा है। डोगजा इस बात को टालता पूछता है उसने उसे देखा है या फिर नहीं। इस बात पर मना करता है वो बताता है, जोशी अब मैं आपकी गर्लफ्रेंड से मिलकर क्या ही करूंगा कि मैं तो जानता हूँ प्यार बेवफा है। जिससे डोगजा को लगता है कि शायद शिन ह्यूसन की आत्मा यहाँ पर नहीं आई। मुश्किल बात यह है कि वो अभी तक आर्चिरन रिवर के भी पार नहीं गई। जो भी हो शिन ह्यूसन की आत्मा बाहर की दुनिया से थी, इसलिए उसकी आत्मा थोड़ी देर यहाँ पर रहकर वापस इस दुनिया के बाहर चली जाएगी। तो डोगजा को उससे पहले कुछ भी कर फटाफट कर उसकी आत्मा को पाना होगा। डोगजा नामबुन से पूछता है कि आखिर वो इस जगह पर क्या करता है, जिस पर एक जगह पर इशारा करता नामबुन बताता है वो इस चीज को बनाने में काम कर रहा था और अब वो करने के लिए डोगजा भी उसके साथ जाएगा। और डोगजा अपने सामने देखता है एक गंडम टाइप की मशीन को और उन अजीब से रोबोट्स को देखकर डोगजा समझ जाता है कि यहाँ पर जायंट गॉड वॉरियर्स को बनाया जा रहा था जो गिगांटोमाचिया में बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। गिगांटोमाचिया हमपा से रिलेटेड एक जंग है। फिर किम नामबुन डोगजा का हाथ पकड़ा फटाफट किसी चीज से चिंतित होकर वहाँ से ले जाने लगता है। पीछे मुड़कर डोगजा देखता है वहाँ पर वो सुपरवाइजर्स आ रहे थे और नामबुन उसे बताता है ये जगह पर ये हरामखोर एक चीज की चेकिंग करते थे। जब ये चेकिंग करने आए थे फटाफट उनके सामने काम करने की तैयारी करनी होगी और ये सुपरवाइजर्स यहाँ पर इसीलिए आए थे क्योंकि वो जान चुके थे कि उनके अंडरवर्ल्ड में एक जिंदा व्यक्ति की आत्मा आई थी। अरे वो डोगजा को ही ढूंढ रहे थे। अगर डोगजा उनकी हत्या चढ़ गया तो मुश्किलें बढ़ सकती थी। और किम नामबुन डोगजा को बताता है अपने हाथ में हथौड़ा पकड़कर काम करने को ताकि वो गार्डियंस उन पर शक ना करें। और डोगजा को इस बात से थोड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिर नामबुन जैसा बंदा उसकी रक्षा यहाँ पर क्यों कर रहा था। डोगजा को अपनी तरफ घूरते देखकर नामबुन इसका कारण पूछता है। डोगजा से पूछता है कि आखिर नामबुन उससे मिलने के बावजूद भी आखिर इतना आम सा बिहेव क्यों कर रहा था, ऐसे उनके बीच में पास्ट में कुछ कभी हुआ ही ना हो। बात पर नामबुन मुस्कुराता बताता है, जोशी तो आपको डर लग रहा है कि मैं आपसे बदला चाहूंगा ना, यही बात है ना। तो बात बिल्कुल सही भी थी कि डोगजा ने एक यो चुंग्युक से भी ज्यादा पागल बंदे को मारा था, तो बेशक उसे यहाँ पर फिर से मिलकर वो चिंतित क्यों ना हो। इस बात पर नामबुन बताता है कि क्योंकि वो दोनों पहले ही मर चुके थे, आखिर अब यहाँ पर गुस्सा आने का फायदा ही क्या था। साथ ही साथ यहाँ पर आने के बाद उसने अपनी नई शुरुआत करने का डिसाइड किया था। अपने सारे कर्मों का भुगतान भी करना चाहता था। इस बात पर डॉक्टर बिल्कुल यकीन तो नहीं करता। तक लाइट डिटेक्शन स्किन नामबुन की स्टेटमेंट को सच नहीं बताती, यानी किम नामबुन एकदम सच कह रहा था कि वो यहाँ पर सच में अपने कर्मों का भुगतान करना चाहता था। और वो बताता है कि वो इस बात से काफी खुश है। डोगजा ने उसे मारा था। इस बात से एकदम शौक डोगजा पूछता है फिर किसी से मरने के बाद वो उसका शुक्रिया क्यों कर रहा था। जिस बात पर नामबुन बताता है उसे इस जगह पर टाइम से खाना मिलता था, टाइम से सोने को मिलता था और ना ही उसे स्कूल जाना पड़ता था और ना ही उसका सिर दर्द लगाने के लिए उसके पेरेंट्स थे। इस जगह पर थोड़ी बहुत गर्मी तो होती होगी। यहाँ पर उसे ऐसे गंडम्स बनाने को मिलते थे। ये सब कुछ उसे डोगजा की वजह से मिला था और इस चीज का वो बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार था। सिस्टम भी बताता है कि नामबुन डोगजा की काफी इज्जत करता है, जिससे डोगजा को एक बात तो पक्की पता चली थी कि किम नामबुन सच में ही एक बावला है। और तभी उस जगह के इंस्ट्रक्टर्स एक अनाउंसमेंट करते सभी को बताने लगते हैं यहाँ पर इस फर्स्ट फ्लोर पर इंस्पेक्शन होगी, यानी जांच पड़ताल
फिलहाल नामवन भी इस बात पर चिढ़ता कह रहा था आखिर ये बावले लोग बार बार बिना किसी वजह के इस जगह की जांच पड़ताल क्यों करते रहते हैं कि वह इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड में एक इंट्रूडर घुस आया था जो कि जिंदा होने के बावजूद भी इस जगह पर आ रखा था और यहाँ पर वो यही देखने आए थे आखिर ये हरामखोर था कौन। और नामवन भी ये बातें सुनता डॉक्सा को बता रहा है ये लोग सच में एकदम पागल है। अगर बाय चांस ये बात सच भी हुई कि कोई जिंदा बंदा यहाँ पर आ रखा है, पहली बात वो यहाँ पर आकर छुपेगा ही क्यों, क्योंकि अगर एक बार यहाँ पर कोई आ गया तो यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। कि फिर नामवन नोटिस करता है डॉक्टर उसकी बातों को ध्यान से सुनता रहा था पर जवाब तो कोई भी नहीं दे रहा था। और फिर बस से पूछता है जोशी देखो ये बस एक किस्सा कहानियों की बात है पर कहीं बाय चांस जरा बाय चांस ये जिस भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं ये आप तो नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा ये मैं ही हूँ। भान के टके जोशी तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया। इसका मतलब कि मैं किसी हरामखोर जिंदा बंदे के साथ बात कर रहा था। कि डॉक्टर से पूछता है कि क्या इस जगह पर कहीं भी छुपने लायक जगह थी। कि चिढ़ता इस बात पर मना करता नामवन उसे उस घंटम के अंदर जाकर छुपने को कहता है। और बड़ी बात ये थी कि वो अभी तक कंप्लीट नहीं था क्योंकि अगर वो पूरी तरह से बन गया होता तो जगह उसके अंदर घुसकर सेरिपियस को हराकर सीधा हेडियस की जगह पर जाने का। पर एक्चुअली डॉक्टर ये भी जानता था कि वो इस वक्त इसके अंदर घुसा तो एक घंटम जैसा रोबोट उसे पूरा का पूरा निगल जाएगा। यहाँ पर किम नामवन की के लिए इज्जत एकदम टूट चुकी थी क्योंकि वो सिर्फ उनकी इज्जत करता था तो पहले से ही टपक चुके थे। खैर कोई बात नहीं थी क्योंकि उसके मानने से डॉक्सा भी अब जल्दी टपकने वाला था और वो फिर से उसका दोस्त बन जाएगा। यहाँ पर परेशान डॉक्सा याद कर रहा था कि नॉवल में वो कमीना यो जंगक भी इस अंडरवर्ल्ड का चक्कर लगा कर गया था। याद करने की कोशिश करता है कि आखिर यो जंगक ने इस मुश्किल का सामना क्या किया था और उसकी यादों के मुताबिक वो देख पाता है कि जब यो जंगक यहाँ पर आया था वो इन इंस्ट्रक्टर से ही लड़कर साफ साफ उन्हें धमकी देकर बता रहा था कि आज से ये अंडरवर्ल्ड उसका था। और अब डॉग्स और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि यो जंगक भी बावला था और यहाँ पर वो खुद कोई रिग्रेसर वगैरह नहीं था तो इसलिए डॉग्सा को मरने का भी डर था ना। यो जंगक का तो कभी भी कुछ भी नहीं चाहता था। तभी डॉग्सा को ख्याल आता है लेकिन एक मिनट अगर मैं पकड़ा भी गया था तो आखिर ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। अगर मैं इस जगह पर ज्यादा देर तक टिका रहा तो मैं इस जगह का हिस्सा दस्ता बन जाऊंगा। और फिर डॉग्सा उन सभी डर रहे लोगों में से अकेला उनके सामने उठ जाता है। वो जजेस उसे देखकर पूछते हैं कि आखिर इस व्यक्ति को क्या चाहिए था। कि डॉग्सा उन्हें साफ साफ बताता है वो व्यक्ति मैं जिनके तुम लोग तलाश कर रहे हैं जो जिंदा होने के बावजूद भी इस अंडरवर्ल्ड में खुद आया है। और उसे पर डॉग्सा उन जजेस की ताकत को महसूस कर पाता है। वो डरावना सा अनटैड सा मोस्टर सारा के डॉग्सा के पीछे आकर डॉग्सा को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। और अब डॉग्सा की गर्दन एक बर्फीली लहर में जमने लगी थी। कि डॉग्सा उन्हें एक बात साफ बताता है देखो लगता तो है कि तुम मुझे मारना चाहते हो पर एक बार इस चीज के बारे में ध्यान से सोच लेना कि अगर तुमने मुझे अभी मार दिया तुम सभी के सभी गिगान तमाचे की लड़ाई में हारने वाले हो। और एक आम से इनकार्नेशन के मुंह से गिगान तमाचे का नाम सुनकर वो जजेस हैरान थे कि किस तरह से सांसें लेता डॉग्सा बताता है। फादर ऑफ द रिच नाइट को ये बात बताता कि मुझे वो तरीका पता है जैसे इस जायंट वॉरियर को बनाया जा सकता है। और उसके ये सारी बातों के बावजूद भी वो जजेस डॉग्सा को उस बर्फीली लहर में चुमाने लगे थे। और वो बर्फीली लहर एकदम डॉग्सा के शरीर का हिस्सों को चुमाकर बहुत ही तेजी से उसके दिल की तरफ बढ़ रही थी। पर डॉग्सा अभी भी एकदम टिका हुआ गुस्से से साफ साफ उन जजेस की तरफ घूर रहा था जिसकी नजरों से साफ उन जजेस को भी पता चल रहा था कि डॉग्सा यहाँ पर कोई झूठ तो नहीं बोल रहा था और शायद उसे सच में उस जायंट वॉरियर को कंप्लीट करने का तरीका पता था। और अब टाइम बाद हम देखते हैं कि डॉग्सा उन गार्ड्स के साथ वहां से जा रहा था या फिर कहा वो गार्ड्स डॉग्सा को किसी से मिलाने के लिए ले जा रहे थे। और वो हेड डॉग सर्बियस डॉग्सा को देखकर वहां से गुस्से में तो बहुत था और गार्ड्स के उसके साथ होने की वजह से वो उस पर हमला भी नहीं कर सकता था। और यहाँ पर पीछे मौजूद कि नामवन बस चुपचाप डॉग्सा को देख रहा था क्योंकि उसे खुद कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर वो चुपचाप डॉग्सा को वहां से क्यों ले जा रहे थे। कि डॉग्सा से बाइक हटा अपना इस नरक में ध्यान रखने को कहता है। बेचारा किम नामवन एक दोस्त बनाने से रह गया और यहाँ पर डॉग्सा का ध्यान टेढ़ी मेढ़ी चीजों को देखने में लगा हुआ था। उसे वहाँ पर खूबसूरत सी आत्माएं दिख रही थी जो उसे हाई करती अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कि उससे पहले वो गार्ड्स उसे बताते हैं कि अगर डॉग्सा से ज्यादा दूरी बनाए रखेगा तो वो यहीं कहीं बस परमानेंट गुम हो जाएगा। और इस बात को समझते हुए डॉग्सा फिर से उनके पीछे पीछे चलने लगा है और मैसेज थ्रू वो बीइंग को 2-3 बार आवाज लगाता है पर उसका जवाब देता वहाँ पर बीइंग नहीं आता बल्कि एक नया डॉग भी आता है जो अपना नाम यंग बताता है और समझाता है कि सीनियर बीइंग इस वक्त किसी वजह से बैरू में गए थे तो वो यहाँ पर उनकी जगह लेने के लिए मौजूद था। और डॉग्सा से पूछता है कि क्या वो डॉग अभी होने के बावजूद भी अपनी जॉब को ढंग से नहीं कर सकता क्योंकि हिडन सिनेरियो अभी अपडेट हुआ था पर डॉग्सा को अभी तक उस चीज का मैसेज नहीं आया था। तो इस बात पर यंकी उससे पूछता है कि उसे एक्चुअली में नहीं पता कि इस सिनेरियो मैसेज स्क्रीन को रिफ्रेश कैसे करना है और उल्टा डॉग्सा को उसे बताना पड़ता है कि ये काम कैसे किया जाता है। और वो परेशान कहता है आखिर किस तरह का डॉग भी एक इनकार्नेशन ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जिस बात पर यंकी बताता है कि सीनियर बीइंग ने बताया था कि अगर उसे कोई भी मुश्किल आती है तो वो किम डॉग्सा से पूछ सकता है क्योंकि बीइंग जानता ही था कि डॉग्सा इन चीजों में उससे भी ज्यादा तेज था। और तभी
सभी कुछ कर वो फिर से नोटिफिकेशंस को ऑन कर देता है और डोक्सा को अचानक ही उन सभी कॉन्स्टलेशंस की स्पॉन्सरशिप्स और हर एक तरह के नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। और उसे इतने सारे नोटिफिकेशंस है, टोटल 12,000 कॉइंस प्राप्त हुए थे। इसकी माँ का इतने अमीर कॉन्स्टलेशंस, काश मेरे कॉन्स्टलेशन भी गरीब ना होते तो मैं भी आज डोक्सा जैसा अमीर होता। और यहाँ पर डोक्सा को सिर्फ एडिस की जगह पर घूमने में 12,000 कॉइंस इसलिए मिले थे क्योंकि इस वक्त वो एक ऐसी प्राइवेट फुटेज देख रहे थे जहाँ की रिकॉर्डिंग करने में सख्त पाबंदी लगी थी। और फिर अपनी मंजिल के सामने पहुंच गए। वो अंडर गार्ड्स उस बड़े से दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं और डोक्सा को यहाँ से अकेले अंदर जाने को कहते हैं। और डोक्सा के उस कमरे के अंदर एंटर करते ही उसके कैदी वाले कपड़े एकदम ही बदल कर वापस उसके नॉर्मल कपड़ों में बदल जाते हैं। और डोक्सा को अंदर से आवाज आती है एक लेडी की, जो कि कह रही थी कि सच में काफी टाइम हो गया था कि इस कैस्टल में एक जिंदा आत्मा मौजूद हुई थी और अपने साथ ढेरों ऑडियंस को भी लेकर आए थे। और यहाँ पर ऑडियंस इसका मतलब था कि डोक्सा के साथ वो कॉन्स्टलेशंस, और डोक्सा यहाँ पर हेडिस की जगह पर मौजूद था। पर यहाँ पर उसे आवाज आ रही थी एक औरत की, जिस बात का सिर्फ एक ही मतलब बनता था। और तभी अचानक ही डोक्सा का पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। वो आवाज उसे बताती है कि आज का दिन तो सच में ही बहुत ही ज्यादा खास है। कि डोक्सा उसे बताता है आपसे मिलकर खुशी है, क्वीन ऑफ द डार्क नाइट स्प्रिंग। और ये क्वीन ऑफ द डार्क नाइट स्प्रिंग एक्चुअली में हेडिस की वाइफ और अंडरवर्ल्ड की रानी पेर्सेफोन थी। एक ऐसी गॉडेस जिसकी खूबसूरती के गुण हर जगह जाने जाते हैं। बात से पेर्सेफोन हैरान होती है। डोक्सा को एक्चुअली में उसके बारे में इतना कुछ पता था, पर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात पेर्सेफोन को ये लगी थी कि आखिर उसके सामने होने के बावजूद भी और उसकी असली आवाज सुनने के बावजूद भी डोक्सा की आत्मा इस वक्त सही हालात में थी। जिस बात से डोक्सा भी हैरान था, क्योंकि पेर्सेफोन या तो एक फेबल ग्रेड की कॉन्स्टलेशन या फिर उससे भी हाई रैंक की होगी, पर वो फिर भी सही हालात में था क्योंकि उसकी स्किल फोर्थ बॉल बहुत ही ज्यादा इफेक्ट में थी और उसकी आत्मा को तबाह होने से बचा कर रख रही थी। और अब पेर्सेफोन डोक्सा को आकर आराम से बैठने को कहती है और डोक्सा बैठता हुआ उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि जो रूप उसने इस वक्त ले रखा था वो पक्का एक नकली रूप था ना। जिस बात पर हाँ करते वो बताते हैं कि बेशक अगर वो यहाँ पर अपने असली रूप में दिखेगी, डोक्सा की आत्मा उसे सह नहीं पाएगी। पर डोक्सा को यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि इस वक्त पेर्सेफोन ने एक बूढ़ी औरत का रूप ले रखा था, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि उसने उस औरत का रूप ले रखा था जिसे डोक्सा सबवे के पहले सिनेरियो में नहीं बचा पाया था। और ये शायद वो डोक्सा के जख्मों को चेंज के लिए कर रही थी। फिर पेर्सेफोन बताती है कि अगर डोक्सा को उसका ये रूप पसंद नहीं आया तो वो उसके लिए अपना रूप बदल भी सकती है। और अब बिल्कुल वैसा ही कर उसका रूप अचानक ही ओल्ड से हॉट हो जाता है क्योंकि उसने इस वक्त उसका रूप ले रखा था वही लड़की जिसका कुछ ही टाइम पहले डोक्सा के साथ रोमांस होने वाला था। या उसने यो सांगा का रूप ले लिया था। यहाँ पर वो यो सांगा की तरह आम और भोली वाली लड़की नहीं लग रही थी, एक चतुर और मोमी टाइप की। हाँ, समझ सकते हो ना मेरी फीलिंग। और अब डोक्सा से यो सांगा के उस चेहरे की तरफ नहीं देखा जा रहा था, इसलिए अब उससे वापस वो बुढ़ी लड़ी बनने को कहता है, वरना उससे बहुत ही अजीब अजीब सा लगने लगेगा। और अब पेर्सेफोन रूप बदलने से मना कर देती है तो डोक्सा को शर्माते है उससे बात करनी पड़ती है कि आखिर यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का राजा खुद क्यों नहीं आया, यानी वो हेडिस के बारे में पूछ रहा था। जिस बात पर वो बताती है कि हिज मैजेस्टी डोक्सा के यहाँ आने से बहुत ही परेशान है, तो आज वो उनके बदले में उससे बात कर सकता है। जो बात डोक्सा समझता भी था क्योंकि आखिर ओलंपस के टॉप 3 बिग गॉड्स में से एक आखिर एक आम से इनकार्नेशन से मिलने क्यों ही आएगा। और पेर्सेफोन बताती है कि उसने डोक्सा के बारे में थोड़ा बहुत डायनोसिस से पहले सुना था। और अब डोक्सा उसे साफ साफ यहाँ आने की वजह बताता है कि वो यहाँ से किसी की आत्मा को ले जाना चाहता था और इस चीज की डील करने के लिए वो कुछ भी करने को रेडी था। जिस बात पर अपनी स्टीक को काटती हुई पेर्सेफोन बताती है कि इस दुनिया में आत्मा नाम की कोई भी चीज नहीं होती। बेशक डोक्सा इन बातों पर नहीं यकीन करता, पर यहाँ पर पेर्सेफोन मानने के लिए रेडी नहीं थी और उसे बता रही थी इनकार्नेशन किम डोक्सा आत्मा नाम की यहाँ पर कोई भी चीज नहीं होती और ये शब्द बस इंसानों की एक फैंटेसी है। जिन्हें लगता है कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा बचती है, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस बात पर डोक्सा पूछता है कि अगर आत्मा नहीं होती तो आखिर फिर इस अंडरवर्ल्ड में कौन से लोग मौजूद थे। जिस बात पर अपने खाने की तरफ इशारा करते वो बताती है कि वो लोग कुछ इस तरह की चीज थे और फर्ज लजीज खाने को खाते, वो उसके स्वाद की तारीफ करते। डोक्सा से पूछती है कि क्या वो भी ये खाना खाना चाहेगा। जिस बात पर डोक्सा साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर जो भी मौजूद था वो डोक्सा भी जानता था काफी स्वादिष्ट था, क्योंकि आखिरकार बेस और सर्वाइवल के पन्नों में इस खाने के टेस्ट के बारे में पूरे 12 पन्ने लिखे गए थे। पर यो जंगयुक ने इस जगह के खाने को खाना अपने रिग्रेशन में पूरी तरह पछताया था, क्योंकि अगर एक बार कोई अंडरवर्ल्ड का खाना खा लेता है तो वो यहाँ से कभी भी वापस नहीं जा सकता। और फिर मोमी सांगा मेरा मतलब पेर्सेफोन भी डोक्सा को मनाने लगती है कि इस अंडरवर्ल्ड की जिंदगी काफी अच्छी है और अगर वो चाहे तो वो अंडरवर्ल्ड किंग से परमिशन लेकर यहाँ के ऊपर की फ्लोर भी घूमने आ सकता है, जिसकी इजाजत बाकी लोगों को नहीं होती। और ऐसा ही तो डोक्सा की जिंदगी में मिलिट्री सर्विस में हुआ करता था कि डोक्सा बताता है जो पल उसने अपने मिलिट्री में बिताए थे वो उसकी जिंदगी के सबसे
सबसे बुरे पल थे। पर ये बात डोग्सा को समझ नहीं आती कि आखिर एक दूसरी कंट्री की गॉडेस को उनके कोरिया के बारे में इतना ज्यादा कैसे पता था। और परसेफोन बताती है कि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो उसकी बहुत ही इज्जत होगी, जिस पर डोग्सा का मानना था जिसने मुझे आर्मी में जाने के लिए कहा था। और हरामखोर ने भी सेम ही बात बताई थी, जिस पे परसेफोन बताती है कि पर उस बंदे ने डोग्सा के सामने स्वादिष्ट खाना नहीं रखा होगा जैसे कि अभी उसके सामने मौजूद था। और उसके सामने अलग अलग तरह के खाने मौजूद करते। परसेफोन बता रही थी कि किसको खाकर वो स्पोर्ट मास्टर बन सकता था और किस चीज को खाकर वो एक आर्च मेज बन सकता था। और कुछ खाने तो ऐसे भी थे जो उसे ट्रिपल एस क्लास का हंटर बना सकते थे। जो बातें सुनकर डोग्सा को भी बस एक ख्याल आ जाता है उस खाने को बस एक बार टेस्ट करने का, क्योंकि बस एक आम सा खाना खाकर ही वो इस वक्त के योजक युग से ताकतवर बन सकता था। और जिस पल वो स्टिक को चमचे से पकड़ता है, एक स्वॉर्ड मास्टर व्यक्ति के हर एक अच्छी बुरी यादें डोग्सा के दिमाग में घूमने लगती है। हर एक अच्छे और बुरे पल, हर एक पछतावा, हर एक मेहनत से डोग्सा फटाफट उस स्टिक से पीछे हो जाता है। परसेफोन बताती है कि जिस चीज को अभी अभी डोग्सा ने महसूस किया असल में वही तो एक इंसान की आत्मा होती है। और डोग्सा से पूछता है कि क्या ये उस स्वॉर्ड मास्टर व्यक्ति की यादें थी। जिस बात पर मना करती अपनी जुबानी स्वाद लेती वो बताती है कि डोग्सा ये कोई याददाश्त नहीं है, बल्कि अगर अच्छे तरीके से बताया जाए तो ये एक कहानी है। और आखिर कहानियां ही तो इस जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि ये हर एक कॉन्स्टलेशन का सबसे फेवरेट खाना होती है। और डोग्सा भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि कॉन्स्टलेशंस एक्चुअली में कहानियों के भूखे होते हैं और यही तो हर एक कॉन्स्टलेशन का असली नेचर था। और परसेफोन बताते हैं कि इंसानों की मौत बिल्कुल एक कहानी के अंत की तरह होती है और इसलिए एक मुर्दा को कभी भी जिंदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस व्यक्ति की कहानी पहले ही अंत पर आ चुकी है। पर डोग्सा बताता है कि वो अच्छी तरह से जानता है कि इस चीज में वे कुछ स्पेशल होते हैं जिनके लिए मरा को जिंदा किया जा सकता है। परसेफोन इस बात पर मुकरी जाती है कि डोग्सा से साफ साफ बताता है अगर तुम सच में जाहिर करना चाहते हो कि तुम्हारी बात सच्ची है तो आखिर तुम रिवर स्टिक्स के ऊपर कसम क्यों नहीं खाते। तो बस सुनकर परसेफोन वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि ग्रीक गॉड्स जब भी असली कसमें खाते थे तो वो रिवर स्टिक्स के ऊपर खाते थे। वहाँ पर ज़्यूस तक भी झूठ नहीं बोल सकता। और फिर बात को पलटती परसेफोन बताती है जिन चीजों को डोग्सा आत्मा कहता है वो बस एक कहानी का छोटा सा हिस्सा होती है, जिस पर डोग्सा उस हिस्से को ही वापस पाना चाहता था। किम डोग्सा सेंटर वर्ल्ड में जो पीछे मुड़कर देखता है वो बस पछतावे के साथ रह जाता है। तुम्हें चुपचाप चीजों को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। जिस बात पर डोग्सा साफ करता है योर हाइनेस, समय सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ता और शायद इस चीज का अंदाजा आपको अभी तक हो चुका होगा। और डोग्सा के ये बात कहने के बाद ही उसे अपने शरीर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर परसेफोन को गुस्सा आ गया था और उसके इस गुस्से से डोग्सा की आत्मा तक में भी ठंडक महसूस हो पा रही थी। तभी फिर से मूड को चेंज करती परसेफोन बताती है कि शायद डोग्सा सच में वही सिंगुलैरिटी थी जिसके बारे में ओलंपस के लोग बातें कर रहे थे। और अब डोग्सा उसके चेहरे की तरफ देख नोटिस कर पा रहा था कि अब परसेफोन की नजरें पहले से बहुत ही तेज हो गई थी। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल एक चतुर बिल्ली की तरह लग रही थी। और यहाँ पर डोग्सा जानता था कि अब वो जितनी भी उससे बात करेगा उसकी जान को उतना ही ज्यादा खतरा था। और फिर वो कहता है साथ ही साथ योर हाइनेस, मैंने उन वॉरियर्स को बनते देखा है और अगर आप मेरे से समझौता करना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आप उन वॉरियर्स को जल्द समय में कैसे बना सकते हैं। परसेफोन इस बात को टालती बताती है गिगांटोमाचिया सच में एक बहुत ही जरूरी इवेंट है, पर वो फिर भी किम डोग्सा की मदद के बगैर बना सकते हैं। पर वो डोग्सा से डील फिर भी कर सकती है, पर किसी और चीज के लिए कि डोग्सा को उसे बताना होगा कि उसे इन सभी चीजों की जानकारी कहाँ से मिली। इस बात पर मना करता डोग्सा बताता है कि वो चाहकर भी उसे ये जानकारी नहीं दे पाएगा। और यहाँ पर तभी हंसती और मुस्कुराती परसेफोन एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करती है जो न जाने क्यों डोग्सा के लिए बीप हो जाता है। पर इस शब्द को सुनने के बाद डोग्सा को देख रहे सभी कॉन्स्टलेशन शॉक हो जाते हैं। और उसकी इस बात को सुनकर डोग्सा को बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने लगे थे। यहाँ पर डोग्सा एकदम हैरान हुआ, सोच रहा था अभी अभी ये चीज जो है वो एक सेंसरशिप है और ये बीप की आवाज तब होती है जब किसी शब्द को फिल्टर किया जाता है। मैंने सुनने से पहले ही, और इस चीज को तो सिर्फ तभी होना चाहिए जब कोई व्यक्ति आगे होने वाले उस अनजाने सिनेरियो की जानकारी लेगा। पर ये चीज मेरे ऊपर काम नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जानता हूँ। तो आखिर ऐसा कैसे हो पा रहा है? क्या इस बात का मतलब ये है यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी भी मौजूद है जो मेरे जैसे वेज ऑफ सर्वाइवल के रीडर को भी नहीं पता? और अब परसेफोन से बताते हैं कि अब ये फालतू बातें खत्म करने का वक्त आ चुका था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के पास कोई भी वजह नहीं थी डोग्सा के साथ कोई समझौता करने की। और अगर वो यहाँ पर चाहती है तो वो डोग्सा से सारी जानकारी कुछ अलग तरीकों से भी निकलवा सकती है। अगले ही परसेफोन कहा डोग्सा के चेहरे को प्यार से ऊपर करता है और अब उसके एकदम सामने खड़ी हुई वो बताती है कि डोग्सा सच में ही काफी स्वादिष्ट लगता है, तो उसकी कहानियां तो सच में ही काफी लाजवाब होगी। यानी वो बात कर रही थी डोग्सा की मेमोरीज को खाने की, जिससे बेशक उसे उसकी याददाश्तें भी मिलती जाएंगी। इसी के साथ साथ सारी
सारी जानकारी भी और उसके नागिन की नजरों से डॉक्टर जान नहीं पा रहा था कि पर्सेफोन यहाँ पर झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रही थी। तो थोड़ी चिंता में वो उसे बताता है, अगर आपने एक सिनेरियो के इनकार्नेशन को खुद से नुकसान पहुंचाया तो आपको नहीं लगता कि आप इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। जिस बात पर वो बताती है कि वो छोटे मोटे कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने की, पर डॉक्टर बताता है इस वक्त जो कॉन्स्टेलेशंस उन्हें देख रहे थे इस चीज को बिल्कुल भी नहीं सहने वाले। जिस पर पर्सेफोन बताती है कि ये फालतू के चिल्लू से कॉन्स्टेलेशंस यहाँ के नरक के राजा को बिल्कुल भी नहीं डरा सकते। बात सुनकर सभी के सभी कॉन्स्टेलेशंस के नोटिफिकेशन टपक पड़ते हैं। हकीकी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि पर्सेफोन उसे चुनौती दे रही थी। जो फायरियल भी उसे गुस्से से देख रही थी और सीक्रेटली प्लॉटर तो अभी बैर एक चीफ को चतुर तरीके से देख रहा था, पर यहाँ पर पर्सेफोन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। गुस्से में साफ साफ उन सभी कॉन्स्टेलेशंस को चुनौती देती बताती है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह यहाँ पर आकर कोशिश कर सकते हैं। जल्द ही उस पूरी जगह पर घने बादल गहराने लगते हैं और बिजली हर जगह पर कड़कने लगती है। डॉक्टर जानता था कि अगर सच में ही ऐसे ही चलता रहा तो ये सिचुएशन बहुत ही बदतर हो जाएगी। कि तभी डॉक्टर पर्सेफोन को बताता है कि अगर कॉन्स्टेलेशंस को कहानियां पसंद है, अगर इस डील में वो उसकी मदद करेगी तो डॉक्टर उसे इस दुनिया के सबसे मजेदार कहानी दिखाने वाला था और वो एक ऐसी कहानी होगी जिसकी बराबरी कोई भी नहीं कर पाएगा। जिस बात पे वो पूछती है कि क्या इस बात का मतलब था कि डॉक्टर अपने आप को उसे खाने देगा। जिस बात पे डॉक्टर बताता है कि जब इतना सारा खाना उसके पास मौजूद है तो उसे फालतू में पेट मोटा क्यों करना है। जिस बात पर इरिटेट होकर वो पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलकर उससे पैसा लेकर तो खाने के लिए कुछ भी नहीं देगा, जिसका साफ मतलब था कि आखिर इस डील में उसका क्या फायदा होगा। जिस बात पे डॉक्टर बताता है मैं आपको मुझे खाने दूंगा और अगर आपने मुझसे अभी पेट भर लिया तो आपको अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पछतावा होगा। ये पछतावा कि अगर आप मुझे उस दिन ना खाते तो बाद में वो चीज ज्यादा स्वादिष्ट होते कि आगे जो मैं चीजें करने वाला वो बहुत ही अलग और कमाल की होने वाली है। जिस बात पर वो पूछती है कि आखिर डॉक्टर इतना शोर कैसे है, वो आगे भी इतना इंटरेस्टिंग बनकर रह सकता था। जिस बात पर डॉक्टर साफ करता है मैंने उन जीवों के खिलाफ लड़ाई जीती है जो टाइम के खिलाफ जा सकते थे, वो भी बिना किसी स्पॉन्सर के। मैंने एक रिटर्नर को मारा, मैंने आने वाली तबाही को रोका और जिंदा होने के बावजूद भी मैं सेंटर वर्ल्ड में खुद से है। तो क्या आप जानना नहीं चाहते कि आखिर आप कौन सी कमाल की चीज मैं भविष्य में जाकर करने वाला। जिस बात पे पर्सेफोन बताती है कि डॉक्टर बातें करने में तो काफी शातिर है, पर क्या उसे सच में लगता है कि ये सब उसके साथ एक सौदा करने के लिए काफी होगा। जिस बात पे डॉक्टर बताता है कि अगर वो एक समझौता नहीं तो काउंटिंग कर सकते हैं। काउंटिंग का मतलब यानी किसी व्यक्ति को किसी चीज से भुगतान कर और उससे बदले में कुछ लेने का होता है, पर इस शब्द को लड़कियों पर प्रपोज करने में इस्तेमाल भी किया जाता है। इसलिए वो डॉक्टर इस बात से थोड़ी कंफ्यूज थे कि वो उससे बताता है मैं इस बात से बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं आपको एक ऐसी कहानी दिखाने वाला हूँ जो आपने आज तक कभी भी नहीं देखी होगी। एक ऐसी कहानी जिसके आगे के पल जानने के लिए आपकी उत्सुकता बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। और डॉक्टर अंदर ही अंदर सोच रहा था कि एक कॉन्स्टेलेशन से डील करने की कोशिश करना बात से ही एक बेवकूफी थी, क्योंकि एक मामूली से इनकारनेशन से कौन ही डील एक्सेप्ट करेगा। इसलिए डॉक्टर ने यहाँ पर बातें घुमा फिरा कर की। और यहाँ पर पर्सेफोन बताते हैं कि मर्द लोग सच में खूबसूरत औरतों को नहीं झेल पाते। कि यहाँ डॉक्टर से साफ करता है कि यहाँ वो काउंटिंग उससे नहीं कर रहा बल्कि फादर ऑफ द रिच नाइट्स है। जिस बात से पर्सेफोन जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि शायद इससे दो बातों का अंदाजा होता था कि शायद डॉक्टर को पहले से पता था कि हेडेसन की सारी बातें सुन रहा था, या फिर दूसरे जिससे साफ साफ पता चलता था कि वो सिंपल काम की बात करना चाहता था। और अजीब ढंग और पोस्ट में बैठकर वो प्यार से देखती डॉक्टर को बताती है वो डॉक्टर को एक काम देने वाली थी, और अगर उसके साथ साथ अगर डॉक्टर सच में उसे एक मजेदार कहानी दिखा पाया तो वो उसे वो आत्मा लाकर दे देगी जिसकी डॉक्टर तलाश कर रहा है। और तभी डॉक्टर के सामने एक नया हिडन सिनेरियो आ जाता है। उसे एक लेपर दिया जाता है कि डॉक्टर को एक सांप के सर को काटना होगा, और डॉक्टर को समझ नहीं आता कि वो कौन से स्नेक की बात कर रही थी। इसलिए वो पूछता है कि क्या वो ज्यादा सरों वाले स्नेक की बात कर रही थी कि एक्चुअली में क्लास 2 का बीस्ट एक हाइड्रा था जिसकी बेशक डॉक्टर बराबरी नहीं कर सकता। और पर्सेफोन बताती है कि वो हाइड्रा की बात नहीं कर रही थी। तभी उसके सामने वो एक स्क्रीन को चालू करती है जिससे साफ साफ सिनेरियोस दिख रहे थे, और इसी बात से हमें पता चलता था कि ये कॉन्स्टेलेशंस बिल्कुल इसी तरह इनकारनेशन को देखते थे। यहाँ डॉक्टर के सामने आने वाली 6 सिनेरियो की जगह आ गई थी। और हैरानी की बात यह होती है कि डॉक्टर उस जगह और जंगल में जाता हुआ देखता है गोंग पिल्डू और हान सुयंग को। ये बात उसे काफी अजीब लगती है कि अभी तो छठा सिनेरियो चालू तक भी नहीं हुआ था, तो फिर आखिर ये इस जगह पर क्या कर रहे थे। कि यहाँ पर पर्सेफोन बताती है कि ये मिशन काफी मुश्किल तो हो सकता है पर डॉक्टर के लिए ये बेस्ट होगा। एंड यस बेशक डॉक्टर भी ये मिशन करने से मान जाता है और अब टाइम बाद वहाँ से चला जाता है। अब पर्सेफोन के अकेला होने पर वो वहाँ मौजूद अब कोई भी खाना नहीं खाती, क्योंकि अब उसके लिए उनका स्वाद भी काफी नहीं था। कि वहीं पर तभी उसे हेडिस की आवाज पूछती है कि पर्सेफोन ने उसकी इस बात को सब क्यों किया। जिस बात पर वो बताती है ओह मेरे प्यारे हस्बैंड आप कितने टाइम बाद बोले हो, पर हेडिस आप यही तो चाहते थे। जिस बात पे हेडिस पूछता है कि आखिर उसने उसे यह कब कहा। जिस बात पे पर्सेफोन बताती है आपको सच में इनकारनेशंस कभी भी पसंद नहीं आते, पर ये वाला काफी अलग था और मुझे लगा कि आपको भी ये वाला काफी पसंद आया, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो आप उस बच्चे को उसी पल मार देते जिस पल वो अंडरवर्ल्ड में आया था, जिससे वो 10
अंदाजा हो पाता है कि हेडिस के पास डोक्सा को कभी भी मारने की ताकत थी, पर उसने खुद ऐसा नहीं किया। और उसकी वाइफ बताती है कि हेडिस हमेशा से जेलस था कि ज़्यूस के पास हरकुलस था, पर एक बात से थोड़ी घबराई वो ये भी बताते हैं कि वो इस बात से काफी हैरान थी कि उस बच्चे के साथ कुछ ऐसे कॉन्स्टलेशंस थे जिन्हें वो भी नहीं संभाल सकते थे। ये बात सच में काफी हैरानी की थी कि आखिर इतने ताकतवर और कमाल के इतने सारे कॉन्स्टलेशंस सिर्फ एक इनकार्नेशन के पीछे क्यों लगे हैं। कि हेडिस यहाँ पर उसे बताता है कि जल्दी भविष्य में वो साइंस प्रकट होने वाले थे, और क्या वैसे भविष्य में क्या परसेफोन फिर भी उसके साथ रहेगी। और वैसे ही हम देखते हैं वो उसके पीछे से आकर परसेफोन के गले लग जाता है, बट न जाने क्यों वो हमें एक अंधेरे की तौर पर दिख रहा था, जिसकी वजह तो फिलहाल हमें नहीं पता, बट इतना पता है इस वक्त ये दोनों रोमांस कर रहे थे। और फिर परसेफोन हेडिस को बताती है कि वो सच में ही जानना चाहती है आखिर उन्हें ये कौन सी मजेदार कहानियां दिखा पाएगा। और वेल खैर ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला एपिसोड जल्दी डालूं, आपको एक मिशन को पूरा करना होगा, पूरे 150 कमेंट्स, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो होते ही मैं इसका अगला एपिसोड बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन अपना गोल पहले पूरा करता है। और कमेंट्स में आप लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि वेल परसेफोन और योसांगा में से आपको किसका स्टाइल ज्यादा पसंद आया। खैर मेरा तो आपको पता ही होगा। एनीवेज अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।